चलिए बच्चों, एसिड स्ट्रेंथ का पार्ट 2 शुरू करते हैं और सामने सही बच्चे देखेंगे अब ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगा दिया। एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी में पाया जाता है। तो आपको मुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे, अगर मैं इसको इसका H निकाल दूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है और ये यहाँ तक रेजोनेंस में आएगा। तो अगर ये बंदा अपना H+ छोड़ेगा तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजोनेंस में आएगा। चलिए इसका H+ हटा के देख लो। तो जब आप इसका H+ हटाओगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजोनेंस में जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 एटम रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट का जो केस है, फर्स्ट का जो H+ हटेगा तो वो रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है ना, जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा। अच्छा, मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं इसके H को हटाता हूं तो इसके H को हटाने के बाद इसका जो आयन बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस, तो वो भी रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन वो रेजोनेंस में ज्यादा जाएगा। तो ये गया 1 2 3 4 5, तो ये भी रेजोनेंस में गया। इसमें 5 एटम इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट में 3 एटम इन्वॉल्व थे, सेकंड में अगर मैं देखूं तो 5 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। तो चलिए मैंने अब यहाँ पर भी H लिख दिया। तो अगर मैं देखूं तो सेकंड और फर्स्ट दोनों का H+ छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेटेड एसिड बने, जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं फर्स्ट के साथ देखूं तो फर्स्ट का यहां से लेके यहां तक जाएगा रेजोनेंस में। अच्छा, सेकंड में H+ छोड़ने के बाद जो नेगेटिव बनेगा वो यहां से लेके यहां तक जाएगा रेजोनेंस में। तो यहां से लेके यहां तक में लेंथ ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, 5 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहां से यहां तक में 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा जी, तो यानी कि अच्छा, अगर मैं थर्ड को देखूं तो H+ छोड़ने के बाद जो नेगेटिव होगा वो रेजोनेंस में नहीं है। फोर्थ को देखूं तो वो भी H+ छोड़ने के बाद जो आयन बनेगा वो भी रेजोनेंस में नहीं है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट कोमा सेकंड ज्यादा एसिडिक होंगे, थर्ड कोमा फोर्थ से। रीजन है कि फर्स्ट H+ छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो रेजोनेंस में है, सेकंड भी H+ छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो रेजोनेंस में है, थर्ड और फोर्थ में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब फर्स्ट और सेकंड में बात करूं तो फर्स्ट के केस में वो 3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं और सेकंड के केस में 5 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट के केस में जो नेगेटिव बनेगा H+ छोड़ने के बाद वो यहाँ तक रेजोनेंस में आएगा, और सेकंड में जो रेजोनेंस नेगेटिव बनेगा वो यहाँ तक आएगा। तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस सेकंड की ज्यादा है। सेकंड की लेंथ ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण 5 एटम इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो सेकंड का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, और नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो वो तगड़ा बेस होगा। अब बात करेंगे थर्ड और फोर्थ की। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जिस कार्बन पे अटैच है वो टर्शरी है, और फोर्थ जिस कार्बन पे अटैच है वो प्राइमरी है। तो टर्शरी का मतलब क्या है? टर्शरी का मतलब है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। थर्ड प्लस आई इफेक्ट ज्यादा फील कर रहा है फर्स्ट के मुकाबले, तो यानी कि थर्ड जो है वो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा फील कर रहा है, और जो फोर्थ है वो प्लस आई इफेक्ट कम कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो H+ हटने के बाद जो नेगेटिव आएगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, उसकी स्टेबिलिटी घटा देगा, उसकी एसिड स्ट्रेंथ घटा देगा। तो इसका मतलब सिंपल है, थर्ड और फोर्थ में फोर्थ ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद यहां पर थर्ड आएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड में आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। इसकी लेंथ ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये वाला जो OH जिस कार्बन पे अटैच है वो टर्शरी है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर जो OH अटैच है जिस कार्बन पे वो प्राइमरी है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम होगा। प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो जैसी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस थर्ड के मुकाबले ज्यादा आएगी, तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हट करने के बाद मैं अब अगला देखता हूं, उसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसके बाद अगला हम लोग करने जा रहे हैं, सही बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे HA और HB की, तो कौन ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मैं HA की बात करूं तो जब वो H छोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो नेगेटिव सिंगल लोन पेयर। तो ये नेगेटिव क्या है? यहाँ पर जब H+ में छोड़ूंगा तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, यानी कि इसका जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसी बात है H+ छोड़ने के बाद यहाँ जो नेगेटिव बना वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ के, तो HA जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HB। बात क्लियर? अच्छा जी, इसी के साथ अब हम लोग अगली चीज समझेंगे, उसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है। सबसे पहले मैं आपके सामने 6 एसिड लिख रहा हूं, 6 नहीं 5 एसिड, इनको आपको ध्यान रखना है।
इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। ध्यान रखने से याद करेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद मेलोनिक, उसके बाद सक्सेनिक, उसके बाद ग्लूटेरिक, उसके बाद एडिपिक, OMSGA। अच्छा, इसे आपको याद रखना है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेलोनिक है, सक्सेनिक है, ग्लूटेरिक है, ये एडिपिक है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है। जैसे मान लीजिए ये यहां से आप H निकाल रहे हैं, जब आप इस जगह से H लगाएंगे तो ये जो COH है ये -I देगा, इसको -I देगा, और -I एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ जो नेगेटिव आएगा ये उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ऑक्जेलिक एसिड के बाद अगर मेलोनिक एसिड आऊं तो मेलोनिक एसिड में CH2 आ गया, भाई आपने यहाँ से H निकाला तो COH दूर हो गया, -I दूर हो गया, सक्सेनिक में और दूर हो जाएगा क्योंकि 2 CH2 आ जाएंगे, ग्लूटेरिक में और दूर हो जाएगा क्योंकि 3 COH आ जाएंगे, और एडिपिक में और दूर हो जाएगा क्योंकि 4 COH आ जाएंगे। यानी कि सिंपल सीधी बात है, आपको पता है COH से -I ग्रुप, क्योंकि फिलहाल ये -I शो करा रहा है इसके लिए, तो इस COH से इस COH का दूर जाने का मतलब क्या है कि COH से अगर ये COH दूर जाएगा तो -I ग्रुप दूर जा रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ -I इफेक्ट घट रही है, स्ट्रेंथ घट रही है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी घटेगी, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। यानी कि ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, देन मेलोनिक, देन सक्सेनिक, देन ग्लूटेरिक, देन एडिपिक। रीजन यहाँ पर यही है, इस जगह पर रीजन इस जगह पर यही है, और मैंने लिखा भी है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन 2 COH ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा इनके बीच में कार्बन आएगा तो इसका -I इफेक्ट इस पर कम लगेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो आप समझदार हैं, इस जगह पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस कम हो जाएगी तो आप समझदार है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। देखो ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे बार बार खोल के मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने काफी कुछ खोल करके आपको समझा दिया था। अब ध्यान समझिए, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा होगा, अगर दोनों एक साइड हुए, दोनों COH एक साइड हुए तो उसे कहते हैं मैलिक एसिड, और अगर जो इसकी ट्रांसफॉर्म हुई उसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में से, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में से मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजन है कि मैलिक एसिड ने जब H+ छोड़ा तो छोड़ने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा उस नेगेटिव की इस OH के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड जब H+ छोड़ेगा, मान लीजिए इसने इस जगह से H+ छोड़ा, मान लीजिए इसने इस जगह से H+ छोड़ा, तो H+ छोड़ने के बाद जो O नेगेटिव आया वो इस OH से बहुत दूर है, जिसके कारण यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। तो ये जो नेगेटिव है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हुआ, और ये जो है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में से मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई कंपोनेंट H+ देने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है और उस कॉन्जुगेटेड बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यानी कि H+ देने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, और H+ छोड़ने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो कंपाउंड की एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बोर्ड पे देखेंगे आप, तो मैंने बताया मैलिक एसिड H+ छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बना उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, जबकि फ्यूमेरिक में ऐसा नहीं हुआ। तो ये वाला कॉन्जुगेटेड बेस इस वाले कॉन्जुगेटेड बेस से ज्यादा स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा फ्यूमेरिक एसिड से। तो मैलिक एसिड ने यहाँ पर H+ छोड़ा तो मैंने इसे Ka1 कह दिया, और इसको मैंने बोल देंगे Ka1 तो यानी कि ज्यादा एसिड कौन सा मैलिक एसिड है, तो इसका मतलब है Ka1 ज्यादा होगा Ka- से। अब मैं बताता हूं, अगर H+ छोड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो कंपाउंड की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन H+ छोड़ने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ शो करानी है, तो ये H+ इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि यहाँ पर ये H जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो ये आसानी से टूट जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस जगह पर कि ये वाला कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में ज्यादा एसिडिक कौन है, यानी कि अगर मैं इसे बोलूं Ka2 और मैं इसे बोलूं Ka2 तो यहाँ पर जो होगा Ka2
डैश ज्यादा होगा Ka2 से। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इन दोनों में ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं H+ निकालूंगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए H+ निकालने के लिए, OH के बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और एक दूसरा और कारण बता देता हूँ, इन दोनों में से ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज है। रीजन है कि यहाँ पर जो नेगेटिव है वो एक दूसरे से दूर दूर है, ये नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव एक दूसरे के पास पास है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन भी है। तो इन दोनों में से ये वाला कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये वापस H+ को पकड़ के बैकवर्ड चला जाएगा, लेकिन ये वाला बैकवर्ड आसानी से नहीं जाएगा, तो ये ज्यादा देर तक H+ को अपने पास नहीं रख पाएगा तो ज्यादा देर तक एसिड स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाएगा। तो मैंने बताया अगर H+ छोड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और H+ छोड़ने से पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में मैलिक एसिड ज्यादा एसिड है और इन दोनों में फ्यूमेरिक एसिड का एनायन ज्यादा एसिडिक है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए, अब मैं आपको और भी एग्जांपल कराने वाला हूँ। चलिए ध्यान समझिए। एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड लेंगे। बेंजोइक एसिड में बता चुका हूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक जो है वो वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। उसके पीछे रीजन क्या है आप समझेंगे। उसके पीछे रीजन है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक एलिफेटिक एसिड लिया, इसने H+ छोड़ा और ये RCOO नेगेटिव में तब्दील हुआ। इसके बाद मैंने आपके सामने एक एरोमेटिक एसिड लिया, तो एरोमेटिक जब मैं एसिड लूंगा तो आप जानते हैं क्या होगा, H++ ये बनेगा आपके सामने COO नेगेटिव। जब ये COO नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी कि ये नेगेटिव स्टेबलाइज कब होगा, जब इस नेगेटिव पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं तो इस पर नेगेटिव बढ़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी घटेगी और इसकी एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है। अगर मैं एक बात यहाँ पर ध्यान देखूं तो ये जो R आप देख रहे हो ये एक +I इफेक्ट है, साथ ही साथ ये प्लस हाइपर कंजक्शन भी शो करता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बहुत ही समझदार तरीके से समझेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये जो कंपाउंड है इन दोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में एरोमेटिक जो कंपाउंड है बेंजोइक एसिड वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलिक आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COO नेगेटिव पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूं तो उस पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसिड स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो COO नेगेटिव है, अगर मैं COO नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इसको स्टेबलाइज करेंगे और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि ऑर्थो पैरा मेटा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा देता हूं तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी, और अगर मैं इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे आप अच्छे से जानते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी घटा देंगे और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पर कहीं भी होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक से, और बेंजोइक ज्यादा एसिडिक होगा मेटा पैरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऑर्थो पर क्यों नहीं, ऑर्थो वाला एक इफेक्ट शो करता है, उसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में बता देता हूं क्या होता है, आप लोगों को पहले भी मैंने बता रखा है। अगर मैं बेंजोइक एसिड पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाता हूं तो उसकी COH के साथ धक्का मुक्की हो जाएगी, और धक्का मुक्की होने की वजह से COH क्या करेगा, बेंजीन के साथ अपने रेजोनेंस को छोड़ देगा, वो प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन निकल आएगा। तो इस चीज को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, इसका एसिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उस इम्पैक्ट को अब हम लोग इस जगह पर देखेंगे, ध्यान समझेंगे। ऑर्थो इफेक्ट SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस समझा चुका हूं मैं आपको पहले भी। जैसे आप ध्यान समझिए, यहाँ पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं है, इसने H+ छोड़ने के बाद ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ना ये इक्वल रेजोनेंस बनाना चाहता है।
ये O नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ इक्वल रेजोनेंस बनाना चाहता है, लेकिन इसको इक्वल रेजोनेंस बनाने में तकलीफ होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी CO के साथ रेजोनेंस में है। तो ये डबल बॉन्ड भी चाहेगा कि मेरा इसके साथ रेजोनेंस चले। तो कहानी क्या है, O नेगेटिव इससे इक्वल रेजोनेंस बनाना चाहता है, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन कहानी क्या है कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते टाइम मुझसे कोई डाउट पूछेगा तो मैं उसको ढंग से डाउट नहीं ले पाऊंगा, क्लास के बाद ही डाउट ले पाऊंगा। या मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं बिजी हूँ उसे पढ़ाने में, एक बच्चा बार बार फिजिकल के क्वेश्चन घुसाया जा रहा है कि भैया ये बताओ फिजिकल का ये बताओ, सॉलिड का ये बताओ, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ पर है, मेरा ध्यान मैं अभी ऑर्गेनिक पढ़ाने में बिजी हूँ। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाना चाहता है। लेकिन कहानी क्या है कि ये डबल बॉन्ड इसको इक्वल रेजोनेंस बनाने नहीं देगा इसके साथ, क्योंकि ये भी अपना कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में है। तो कहानी क्या है यहाँ पर कि ये इक्वल रेजोनेंस बनाना चाहता है इस O के साथ, लेकिन कहानी क्या है, इस इक्वल रेजोनेंस की एफिनिटी को ये थोड़ा सा कम कर रहा है क्योंकि C डबल बॉन्ड को ये भी रेजोनेंस में लेना चाहता है। तो कहानी क्या है कि ये जो रेजोनेंस ये C डबल बॉन्ड O के साथ बेंजीन का जो रेजोनेंस बन रहा है वो सही नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये इसके इक्वल रेजोनेंस में बाधा उपलब्ध कर रहा है। लेकिन अगर SIR आ जाता है, SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अगर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ, मैंने 4 ग्रुप बताए थे, O नेगेटिव, OH, NH2 और CN, ये ना तो किसी को ग्रुप प्लेन से बाहर भेजते हैं और ना ही खुद जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो वो 4 ग्रुप SIR शो नहीं करेंगे। तो अगर इन चारों के अलावा बता चुका हूं मैं आपको कौन से 4 ग्रुप हैं, इन 4 ग्रुप OH, CN, NH2 और O नेगेटिव, तो ये ग्रुप ना तो, अब कहानी क्या है, इनके अलावा अगर कोई ग्रुप होगा तो COH प्लेन के बाहर चला जाएगा। प्लेन के बाहर जाने के बाद जब वो अपना H+ छोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव अपना इक्वल रेजोनेंस बहुत अच्छे से चला सकता है, क्योंकि SIR होने के कारण ये बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है, यानी कि बेंजीन का डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर आ चुका है। तो अब इसको इक्वल रेजोनेंस बनाने में तकलीफ नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है C डबल बॉन्ड O के लिए। लेकिन यहाँ पर बेंजीन अपना कॉम्पिटिशन इसको दे रही थी, तो यहाँ पर इक्वल रेजोनेंस अच्छे से बन रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट होता है, तो बेंजोइक एसिड अच्छे से इक्वल रेजोनेंस बनाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसको इक्वल रेजोनेंस बनाने में तकलीफ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आसानी से इक्वल रेजोनेंस बनेंगे और इक्वल रेजोनेंस बनने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही मैंने लिखा है, when a group is present at ortho position of benzoic acid that irrespective of this nature, it increase the acidic strength as compared to benzoic acid। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज करो ये COH है और मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 लगा दिया। अब जैसी बात है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एसिड स्ट्रेंथ घटती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एसिडिटी इसी की ज़्यादा होगी। रीजन क्या है, मैंने भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाया है, लेकिन होगा क्या, जरा आप ध्यान समझिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके इक्वल रेजोनेंस अच्छे से नहीं बन पा रहे, लेकिन इस CH3 के कारण इसके इक्वल रेजोनेंस बहुत अच्छे से बन पा रहे हैं। तो जब इसके इक्वल रेजोनेंस अच्छे से बन पा रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है एज कम्पेयर टू दिस। तो यानी कि ध्यान रखना, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है तो COH ग्रुप बहुत आसानी से अच्छे तरीके से इक्वल रेजोनेंस बना पाता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन रियल में ऑर्थो इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो बेंजीन इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा था तो वो इसने खत्म करा दिया। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब है कि इस O नेगेटिव को इस डबल बॉन्ड की बहुत सख्त जरूरत है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन पीछे से ये कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा है डबल सिंगल डबल रेजोनेंस का। लेकिन कहानी क्या है कि यहाँ पर वो क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑर्थो इफेक्ट ने खत्म करा दिया। तो यही वो कह रहा है, when a group present at ortho position of the benzoic acid then irrespective of this nature, कि देखने में लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ये वाला ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसके रेजोनेंस बहुत अच्छे से बन पा रहे हैं। तो होना चाहिए था ये वाला ज्यादा एसिडिक, इर्रेस्पेक्टिव नेचर हो गया, ज्यादा एसिडिक ये हो गया। अब आप कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है JEE मेंस के अंदर, JEE एडवांस के अंदर भी कई बार आ चुका है अलग अलग तरीके से।
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑर्डर लगाना है। तो एसिडिक ऑर्डर तो मुझे लगाना है, तो COH है, COH सब कुछ COH है तो लगा देंगे। लेकिन कहानी क्या है, मैंने आपको बेसिसिटी में भी एक बात बताई थी और दोबारा बता देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते टाइम हम ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस देखते हैं, हम ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस देखते हैं, लेकिन मेटा पर हम रेजोनेंस नहीं देखते, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, सिर्फ इंडक्टिव देखते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, ऑर्थो और पैरा पर हम लोग सारे इफेक्ट देखेंगे, प्लस आर भी, रेजोनेंस भी देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखेंगे, इंडक्टिव भी देखेंगे और SIR भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन मेटा पर एसिडिटी और बेसिसिटी निकालते टाइम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। ऐसा क्यों, मैं वक्त आने पर आपको बताऊंगा EAS टॉपिक के अंदर। तो आइए अब देखते हैं, इनकी बेसिसिटी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर OCH3 आ गया, तो यहाँ पर SIR आ गया, SIR आ गया। देखो इसका ऑर्डर तुम खुद लगा के देख लो, जब आप इसका ऑर्डर खुद लगाओगे तो बहुत सारी गलतियां आपको मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर SIR आ गया, SIR का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन चला गया, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में। अब जिस जगह पर ऑर्थो पर OCH3 वगैरह आ जाएंगे, जहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड पर ऑर्थो पोजीशन पे SIR जब डेवलप होती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है भाई, जब आपको मैंने बताया था कि जब ये H भागेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये इसके साथ इक्वल रेजोनेंस बनाना चाहता था, लेकिन एट अ टाइम इस डबल बॉन्ड को ये बिजी करने लग जाता है, जिसके कारण इसको इक्वल रेजोनेंस बनाने में इस डबल बॉन्ड के साथ में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बिजी हो जाता है, तो इक्वल रेजोनेंस अच्छे से नहीं बन पाते। तो सबसे अच्छे जो इक्वल रेजोनेंस बनेंगे वो किसके बनेंगे? इसके बनेंगे, क्योंकि ये बेंजीन को आउट ऑफ द प्लेन ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि COH बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाला, ऑर्थो वाला। ध्यान रखना, ऑर्थो पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाता है जो SIR इफेक्ट क्रिएट कराए, तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आप नीचे के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाओ, उसको कह देना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला हो गया। अब ये बचे 3, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा, ये पैरा। तो ये जो लगा हुआ है मेटा पे लगा हुआ है, मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यानी कि ये -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो भी कौन सा? वीक। बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो इस जगह पर ये -I भी है और साथ ही साथ ये इस जगह पर +R भी है। तो +R का मतलब है, -I का मतलब है वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, +R का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो भी स्ट्रॉन्ग। बेसिसिटी मैंने बताया था, इंडक्टिव के लिए हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसके आगे वीक लिख देते हैं। हाइपर कंजक्शन मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, +R का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -R का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि H+ देने के बाद ये COO नेगेटिव बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो वो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर कार्बोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो सिंपल सीधी बात है, अब आपके सामने सब कुछ है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक तो ऑर्थो वाला होगा। आंख मीच के ऑर्थो वाले को लगा दो। अब इन दोनों में हम लोग बात करेंगे, इन तीनों में। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका रिजल्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसका रिजल्टेंट कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोक्सिलिक आयन जो कि नेगेटिव है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि इन तीनों में ये विड्रॉइंग है, तो सेकंड ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों की मैं बात करूं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, -I से खींच रहा है, कम खींच रहा है, +R से ज्यादा दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है, तो घटा देगा तो समझ जाओ। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फोर्थ वाले के कॉन्जुगेटेड बेस के आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा और थर्ड वाला सबसे लास्ट में जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा टफ था लेकिन। चलिए सामने देखेंगे अब इसको, सेकंड क्वेश्चन को। ये NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, SIR आ गया। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा।
अच्छा, अब इन तीनों पे हम लोग देखेंगे। अब ये मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, ये मेटा पर लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है तो हम लोग सिर्फ प्लस आई माइनस आई देखेंगे। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई हुआ, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, वो भी कौन सा, वीक। बात क्लियर। अच्छा, ये पैरा पर लगा हुआ है, पैरा पर आप लोग जानते हैं NO2 क्या है, माइनस आई शो करेगा, माइनस आई के साथ साथ ये माइनस आर भी है, यानी कि वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो ये है ही है, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप समझदार हैं, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक हो गया ऑर्थो इफेक्ट के कारण। अब इन तीनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कार्बोक्सिलिक आयन उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ जाएगी। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ कुछ नहीं है। तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकंड आएगा, और सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा। तो ये NO2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर समझा दिया। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सामने देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप लग रहा है, तो SIR हो जाएगा। SIR का मतलब ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक आ गया। ये मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस आई लगेगा। प्लस आई का मतलब हो गया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन है ना, तो प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके नाम के आगे वीक लग जाएगा क्योंकि इंडक्टिव है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ऑर्थो बराबर हाइपर कंजक्शन, इंडक्टिव, SIR सब देखते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस पर 3 H भी है, तो इसका मतलब पहले देखो कार्बन चेन है तो प्लस आई है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, वो भी कौन सा डोनेटिंग हो गया बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो भी वीक। लेकिन इसी के साथ साथ ये 3 हाइपर कंजक्शन बना रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ में, तो यानी कि 3 हाइपर कॉन्जुगेबल H है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। तो एक वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो रिजल्टेंट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी घटा देंगे, जिस कारण एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड घट जाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ कुछ नहीं है, तो फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक हो गया। ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो समझ जाओ क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेबल H है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा घटेगी, यानी कि सेकंड ज्यादा एसिड होगा, उसके बाद आएगा थर्ड। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलिए अब इसे देखते हैं। तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो फर्स्ट आ गया, बाकी 3 में लगाएंगे। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लोर हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इस पे प्लस आर भी होता है, माइनस आई भी होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है, इसका माइनस आई ज्यादा तगड़ा होता है इसके प्लस आर से। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। कहां पर, मैं आपको कहां समझाऊंगा, EAS के अंदर एक टॉपिक आएगा EAS, वहां देखेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि यहाँ पर ये माइनस आई है, यानी कि जब भी हेलोजन में आप एसिडिटी निकाले, बेसिडिटी निकाले, तो माइनस आई मान करके कर दीजिए। हेलोजन में माइनस आई करके कर देंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो ये भी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो इफेक्ट आ गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये हो गया। यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, तो ये ज्यादा Cl क्या है, इसके ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका माइनस आई तगड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये भी है, ये भी माइनस आई है, वीक है, ये भी माइनस आई है, वीक है, लेकिन ये COH के नजदीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो माइनस आई ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, तो यानी कि सेकंड ज्यादा एसिडिक होगा देन थर्ड। उसके बाद में फोर्थ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो फोर्थ सबसे पीछे चला जाएगा। तो जब भी हेलोजन आए, सेम हेलोजन आए, क्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन फ्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ऐसे केस में आप लोग माइनस आई इफेक्ट मान करके उसको सोल्व कर दीजिए, आपका एसिडिटी और बेसिडिटी का आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर लगाना है। अब हमें इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर लगाना है, तो सही बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे कहानी क्या बनेगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान समझना, ये यहाँ से H+ छोड़ेगा, H+ छोड़ने के बाद ये जो कंपाउंड बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इक्वल रेजोनेंस बना दी ना मैंने इसके, वो बना दी रियल हाइब्रिड। और यहाँ पर ये OH, यहाँ पार्शली नेगेटिव है, यहाँ भी पार्शली नेगेटिव है, और ये OH। तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ यहाँ पर ये भी इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी H+ छोड़ेगा, H+ छोड़ने का ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, OH NH2 CnO नेगेटिव, ये चारों SIR शो नहीं करते, ना तो ये खुद प्लेन से बाहर जाएंगे, ना किसी को प्लेन से बाहर भेजेंगे, तो यहाँ पर SIR नहीं है, ना ही यहाँ पर SIR है। ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लगेंगे तो SIR नहीं होता। तो अब कहानी क्या है, इसने निकाला, मैंने बताया था ये ना तो खुद बाहर जाएंगे ना ही किसी को भेजेंगे। तो अब कहानी क्या है, इसने OH निकाला,
तो जब इसने O नेगेटिव निकाला तो आपको पता है ऐसे करके रेजोनेंस बनाएगा, और रेजोनेंस बनाएगा तो इसकी रियल हाइब्रिड भी हमें बनानी पड़ेगी। तो इसकी रियल हाइब्रिड मैंने बना दी यहाँ पर O पार्शली पार्शली, पार्शली नेगेटिव पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर एक OH है। अब जरा ध्यान समझिए, ना तो ये OH है, ना ये NH2, ना ये CN, ना ये O, तो यहाँ पर SIR इफेक्ट है। SIR इफेक्ट का मतलब ऑर्थो इफेक्ट है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ऑर्थो इफेक्ट अगर किसी पे आता है तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में उसे सबसे ज़्यादा एसिडिक मानकर आगे निकाल दिया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऑर्थो इफेक्ट अगर आता है तो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड H+ छोड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो ऑर्थो इफेक्ट से ही बड़ा इफेक्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए इसने H+ छोड़ने के बाद इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, जब इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली तो ये ऑर्थो इफेक्ट से भी तगड़ा इफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक आयन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो अगर किसी पे ऑर्थो इफेक्ट है और किसी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट जीत तो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे क्वेश्चन में आपने देखा, लेकिन OH के मुकाबले वो कम एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक आयन आएगा तो ये OH का जो H है इस नेगेटिव को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, जो कि ऑर्थो इफेक्ट से बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, इस जगह पर सिर्फ एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ही बन रही है, यहाँ से ही बन रही है। तो यहाँ पे जो COO नेगेटिव बन रहा है, यहाँ जो COO नेगेटिव बन रहा है उसे दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, दो तरफ से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो यानी कि ये इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है, इसने H+ दिया, H+ देने के बाद यहाँ दो इक्वल रेजोनेंस बहुत आराम से बने ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे H+ देने के बाद यहाँ जो O नेगेटिव बना उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिली, जो कि इससे तगड़ा इफेक्ट होगा, यानी कि इससे ज्यादा एसिडिक ये है। तो यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, यहाँ पे दोनों तरफ से बन रही है, तो यानी कि ये उससे भी ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों में। चलिए अब यहाँ ध्यान समझिए, ये भी ऑर्थो इफेक्ट है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट है। अगर सभी पे ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है तो आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -R-I स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, भाई ऑर्थो इफेक्ट तो सब पे ही हो गया ना, तो अब उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साथ ही साथ -I का मतलब वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -I और -R, तो वही है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ ही साथ आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलिए इधर मैं देखूं तो ये +R, तो -I और +R, यानी कि वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका तो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखूं तो मैं, तो ये +R मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, -I वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, लेकिन यहाँ -R विड्रॉइंग, तो ये दोनों ज़्यादा एसिडिक है इन दोनों से। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ देखूं, इस पर भी -I, इस पर भी -I, इस पर भी +R, इस पर भी +R, लेकिन अगर मैं देखूं ये जो -I है ये ऑक्सीजन का है, ये वाला -I नाइट्रोजन का है। तो ऑक्सीजन का -I तगड़ा होता है तो वो ज़्यादा खींचेगा, नाइट्रोजन का -I कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ देखूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर -I कार्बन का है, यहाँ पर -I नाइट्रोजन का है, तो -I नाइट्रोजन का तगड़ा होगा, जिसके कारण वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका नेचर ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको अच्छे से पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर होगा कार्बोक्सिलिक आयन उतने ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, ऑर्डर लगाइए, पहले आप अपने आप ऑर्डर लगाइए, पॉज कर लीजिए, ऑर्डर लगाइए, और फिर देखिए आप कहाँ गलती करोगे। अब आपने खुद सोल्व कर लिया, अब मैं समझाता हूँ। देखो ये COH है, ये COOH है, ये COH है, लेकिन ये COH है, ये SO3H है। यहाँ दो इक्वल रेजोनेंस, यहाँ तीन इक्वल रेजोनेंस। सबसे पहले फैमिली लगती है, तो सल्फोनिक एसिड की फैमिली जो होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर पहले फैमिली लगाओगे, यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक ग्रुप ये है ना कि ये, तो H+ यहाँ से निकलेगा, तीन इक्वल रेजोनेंस बनेंगे, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये भी COH, तो ये जो चीज़ है -I, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ -I, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ +I। इसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ -R, और यहाँ मैं देख रहा हूँ प्लस का 3 हाइपर कॉन्जुगेशन,
तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सबसे कम एसिडिक ये हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब इन दोनों पे आ जाओ तो यहाँ पर जो NO, यहाँ पे जो कार्बन का माइनस आई है और नाइट्रोजन का माइनस आई है, तो नाइट्रोजन का माइनस आई तगड़ा है। और साथ ही साथ आप EA इसमें भी देखेंगे कि NO2 का माइनस आर बहुत तगड़ा होता है। तो इसका माइनस आई, उसका माइनस आर बहुत तगड़ा है इसके मुकाबले, तो ये ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए ये वाला ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने आपके सामने एक ऑर्डर लगा दिया, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए, ये जेईई में आया हुआ है। तो X, Y और Z में आपको बताना है ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए थे कि H2O जो है कम एसिडिक है मिथेनॉल से, यानी कि CH3OH ज़्यादा एसिडिक है H2O से। दूसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है बेंजोइक से। तीसरा मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड NH3+ से ज़्यादा एसिडिक होंगे, यानी कि X, Z ज़्यादा एसिडिक होगा Y से। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जेईई में आ चुका है। अब X, Z में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट इसके ज़्यादा पास है, इसके दूर है। तो जब ये इसके ज़्यादा पास है तो इस पर ही अपना माइनस आई इफेक्ट तगड़ा देगा और इस पर माइनस आई इफेक्ट कमजोर देगा। तो इस पर माइनस आई इफेक्ट तगड़ा देगा, तो यानी कि यहाँ जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उस नेगेटिव को ये माइनस आई अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इस पर ज़्यादा आएगी इसके मुकाबले। तो X जो है ज़्यादा एसिडिक होगा Z से, देन Y। अब इन दोनों में देखिए, इसमें मैं देखूँ ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, तो इसके अंदर A ज़्यादा एसिडिक होगा B से। ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा इसको और नोट कर लीजिए। फिनोल और अल्कोहल मैंने बताया था कि फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। रीजन मैंने बताया था कि जब ये H+ छोड़ेगा तो फेनॉक्साइड आयन बनेगा और फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि जब ये H+ छोड़ेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, जबकि ये वाला जो नेगेटिव है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने बताया था फिनोल और अल्कोहल में फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपके पास ये फिनोल है, बात क्लियर। तो जब ये H+ छोड़ेगा तो फेनॉक्साइड आयन बनेगा। तो अगर मैं इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि फिनोल पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर मैं इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिसके कारण H+ से इसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और ये बैकवर्ड रिएक्शन बहुत जल्दी करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घट जाएगी और उसकी एसिडिटी भी घट जाएगी, यानी कि अगर मैं फिनोल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाऊंगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर मैं फिनोल की बात करूं तो आपको पता है OH एक ऐसी चीज है कि जो ना तो किसी को प्लेन से बाहर भेजता है ना खुद जाता है, तो यानी कि फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट तो होगा नहीं। अब इनकी एसिडिटी लगानी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने ये कॉन्जुगेटेड बेस भी बना दिया जिसका नाम है फेनॉक्साइड आयन। तो अगर मैं इनकी बात करूं, फिनोल, नाइट्रोफिनोल, ये सब नाइट्रोफिनोल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको पहले बता दिया ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस, हाइपर कंजक्शन दोनों देखते हैं, इंडक्टिव भी देखते हैं, मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -R है और -I है। अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं, यहाँ मेटा पोजीशन है, सिर्फ इंडक्टिव देखेंगे तो -I है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ -R और -I दोनों देखेंगे। तो अब आपको अच्छे से पता है ये चीज क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -R का मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। -R का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -I का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर क्या है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -R का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -I का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आप खेल को ध्यान समझेंगे इस जगह पर, इस पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन इस पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ जो है सबसे कम स्टेबल होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज्यादा एसिडिक होंगे। ज्यादा एसिडिक क्यों होंगे, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस फेनॉक्साइड आयन के नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर मैं देखूं तो अगर मैं ध्यान से फोकस करूं तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R।
यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ माइनस आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन माइनस आई का मतलब वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप यहाँ पे समझदार हैं इस जगह पर कि यहाँ पर दोनों पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो थर्ड का जो इलेक्ट्रॉन, भाई देखो यहाँ पर क्या है वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के से स्टेबलाइज तो करेगा, लेकिन ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं तो ज्यादा स्टेबलाइज ये दोनों होंगे, और ये दोनों ज्यादा स्टेबलाइज होंगे तो फिर ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, यानी कि फर्स्ट कोमा थर्ड ज्यादा एसिडिक होंगे सेकंड से, उसके बाद फोर्थ। अब मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो मैं क्या देख रहा हूं माइनस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मैं क्या देख रहा हूं माइनस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, उस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना ये NO2 जो है ऑर्थो पोजिशन वाला जो है ये यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब ध्यान समझिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर H निकालने के लिए ये भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा। तो ऑर्थो पोजिशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि थर्ड पे ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट थर्ड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण थर्ड की एसिडिटी ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा सेकंड, उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ। तो यहाँ तक मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग। ये आपके सामने मिथॉक्सीफिनोल मैंने बना दिए हैं, आपके सामने यहाँ पर है। तो इसने इस पर छोड़ा फिनॉक्साइड आयन, छोड़ा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऑर्थो पोजिशन पर है, तो ऑर्थो पोजिशन पर है तो यहाँ पर ये प्लस आई शो करेगा। प्लस आई का मतलब है वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, साथ ही साथ ये 3 हाइपर कॉन्जुगल H है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अच्छा इसकी मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ इंडक्टिव होगा, ओनली प्लस आई। प्लस आई का मतलब आप समझदार हैं इस जगह पर, प्लस आई का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा अब ये कहाँ है, पैरा पर है, तो पैरा पर है तो क्या करेगा, प्लस आई भी करेगा, भाई प्लस आई भी करेगा, तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा जी, और साथ ही साथ में 3 हाइपर कॉन्जुगेबल H, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान समझिए, इस जगह पर क्या लिखा है, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, सारे के सारे डोनेटिंग है। ये तीनों ग्रुप डोनेटिंग है। डोनेटिंग है तो इस नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नेगेटिव पर, ये नेगेटिव अनस्टेबल होगा। तो तीनों पर डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, इस पर डोनेटिंग ग्रुप नहीं लग रहा है, यानी कि फोर्थ जो है वो सबसे ज्यादा ऐसे होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के मुकाबले। ठीक, अच्छा अब देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ लिखा है वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जाहिर सी बात है हाइपर कंजक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहे हैं इसके मुकाबले, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएंगे, और ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएंगे तो इसकी इन दोनों की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा गिर जाएगी। तो जाहिर सी बात है मेटा पर इंडक्टिव होने का मतलब क्या है कि जो कार्बोक्सिल आयन बनेगा, सॉरी जो फेनॉक्साइड आयन बनेगा उसको ये तीनों अनस्टेबल करेंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों ज्यादा अनस्टेबल करेंगे इसके मुकाबले। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड पर ज्यादा अनस्टेबिलिटी है आपके सेकंड के मुकाबले। तो अब आ गया फर्स्ट और थर्ड। अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं देखूं इस जगह पर, तो इस पर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेबल H है, और इस पर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेबल H है, तो इफेक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला जो CH3 है, यहाँ देखो ये वाला जो CH3 है इस O नेगेटिव के बिल्कुल पास है, और ये वाला जो CH3 है इस O नेगेटिव से दूर है, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा इसके मुकाबले, और जब इसका प्लस आई ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी इसके मुकाबले। तो डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा गिरेगी। यानी कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड की बात करूं तो थर्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट के मुकाबले, उसके बाद ये सेकंड और ये फोर्थ। तो ये आपका मैंने एसिडिक ऑर्डर लगा दिया। बात क्लियर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, इससे जीत गए। ये दोनों में 3 हाइपर कॉन्जुगेबल थी तो ये दोनों हार गए इससे। अब इन दोनों में इससे भी 3 हाइपर कंजक्शन, इससे भी 3 हाइपर कंजक्शन, लेकिन ये पास में है O नेगेटिव के, ये दूर है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो प्लस आई ज्यादा, तो ये भी हार गया इससे। डन, आगे देखेंगे। चलिए Cl लगा दिया, Cl। तो मैं बता चुका हूँ Cl केस में सिर्फ इंडक्टिव लगाओ और कुछ नहीं है। तो आपने ये इंडक्टिव है माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ कुछ नहीं है। तो फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड ज्यादा एसिडिक होंगे फोर्थ से। अच्छा अब देखो ये Cl ज्यादा पास है तो इसका माइनस आई तगड़ा होगा, इसका और दूर और कम, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होगा। तो फेनॉक्साइड आयन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा। तो इसका मतलब आप समझदार हैं, फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, उसके बाद फोर्थ।
बात क्लियर। तो ये मैंने आपके सामने हेलोजन का लगा दिया। चलिए सामने देखिए, अब इन दोनों में बताना ज़्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक है या सेकंड। तो देखिए इसने H प्लस छोड़ा ये बना, इसने H प्लस छोड़ा ये बना। तो जब इसने H प्लस छोड़ा तो इस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब है वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण से क्या है, ये माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है। तो क्लोरीन क्या है, इस जगह पर माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर भी करेगा और माइनस आई भी करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो यानी कि इस नेगेटिव को ज़्यादा खींचेगा ये, तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये इसके मुकाबले उतना नहीं कर पाएगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए CH है, ये है फ्लोरोफॉर्म, ठीक। इसने H प्लस छोड़ा और छोड़ने के बाद C पर नेगेटिव और 3 फ्लोरीन लग गए, तो जैसी बात है 3 माइनस आई ग्रुप है, खींचेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म के केस में मैंने 3 Cl ले लिए। तो जब ये H प्लस छोड़ेगा तो छोड़ने के बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन लगेंगे। तो ये जो 3 क्लोरीन लगेंगे, इन तीनों पर वैकेंट और डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण इस पे 3 माइनस आर है, तो इस पे 3 माइनस आर ग्रुप है, जबकि इस पे 3 सिर्फ माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि फ्लोरीन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ है, आप पी ब्लॉक बेसिक फर्स्ट पार्ट पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। नोन एंड अननोन कंपाउंड, पी ब्लॉक बेसिक का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्लोरीन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर ये माइनस आई है, तो यहाँ पर 3 वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका मतलब आप समझदार हैं कि ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, इसलिए क्लोरोफॉर्म ज़्यादा एसिडिक होता है फ्लोरोफॉर्म के मुकाबले, यानी कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। चलिए पहले आप बताइए इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक है या फिर सेकेंड, दिमाग लगाइए। तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये SIR शो नहीं करेगा, क्योंकि OH NH2Cl O नेगेटिव ना तो प्लेन से बाहर जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं, तो ये SIR शो नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं एक बात करूं तो ये जो ग्रुप है आप देखेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। साथ ही साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि प्लस आई है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्योंकि प्लस आई है, और ये जो ग्रुप है ये माइनस आई और माइनस आर, ठीक। बाकी सब रामायण को छोड़ दीजिए, माइनस आर इफेक्ट आ गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। बात क्लियर। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं इन ग्रुपों को छोड़ दो, चलो सिर्फ इस पे ही फोकस करो, यहीं से ये आंसर निकल जाएगा। इस पर माइनस आर ग्रुप आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पर ये जो NO2 आ रहा है, ये NO2 के साथ में 2 बल्कि ग्रुप आ रहे हैं। बल्कि ग्रुप मैं बता चुका हूँ, जो बॉडीगार्ड को साथ लाएं। जैसे C पर H आएगा, अकेला आया तो ये बल्कि नहीं है। O पर O एक अपने साथ H लाया तो ये बल्कि है, O अपने साथ एक बॉडीगार्ड लाया। NH2 भी बल्कि है क्योंकि N अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लाया। CH3 भी बल्कि है क्योंकि C अपने साथ 3 बॉडीगार्ड लाया। तो यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप हो गए हैं, तो 2 बल्कि ग्रुप होने के कारण यहाँ पर SIR क्रिएट हो गई। SIR क्रिएट का मतलब है कि NO2 जो होगा वो प्लेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है जी, और ये दोनों प्लेन के पीछे, यानी कि सिंपल है, ये बेंजीन ये बोर्ड के पीछे चले गए। यानी कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ ये बेंजीन है, मेरा हाथ ये बेंजीन है, तो NO2 तो आगे आ गया और ये दोनों पीछे चले गए। और NO2 जब बेंजीन के प्लेन से खिसक गया तो ये अपना माइनस आर शो नहीं कर पाएगा, और माइनस आर शो नहीं कर पाएगा तो सिर्फ अपना माइनस आई शो करेगा, और माइनस आई शो करेगा तो वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जबकि यहाँ पर ये बहुत अच्छे से अपना माइनस आर चला पा रहा है क्योंकि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। तो जब ये अपना माइनस आर चला रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये अपना माइनस आर चला ही नहीं पा रहा क्योंकि प्लेन के आउट ऑफ प्लेन चला गया है, तो सिर्फ माइनस आई चला रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसमें है या इसमें है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसमें है, तो फेनॉक्साइड आयन को ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका जो फेनॉक्साइड आयन है ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है सोल्ट से। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन देखी होगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो आपने देखा है मोर रिएक्टिव मेटल सोल्ट में से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है और वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है सोल्ट में से। चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए क्या ये रिएक्शन फिजिबल है,
क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन फीजेबल है और कौन कौन सी फीजेबल नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कंपाउंड है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट बना और ये एसिड बना। अब मुझे एक बात बताओ आपके सामने, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वाला क्या है, वीक एसिड है। यानी कि वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस करा, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है तो ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, तो यहाँ ऑर्थो है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑर्थो इफेक्ट के कारण, और ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अंदर गया और वीक एसिड बाहर आ गया, तो ये रिएक्शन फीजेबल है। अगर मैं देखूं यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये रिएक्शन भी फीजेबल है। यहाँ पर मैं देखूं ये वाला एक एसिड है, ये वाला एसिड है, ये एलिफेटिक है वीक एसिड, ये एरोमेटिक है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन फीजेबल है। इन दोनों में बात करूं, ये फिनोल है, यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, ये तो सोल्ट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाले सोल्ट होते हैं। ये फिनोल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह से इन दोनों में मैं देखूं तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब इसकी एक वीडियो आएगी पार्ट 3, NaNaOH और NaHCO3 से रिएक्शन। उसके बाद आपका ये टॉपिक एसिडिटी के मुख्य समाचार खत्म हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही विराम।